हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग। आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा आखिरी यूनिट है, बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एंड बायो एनर्जेटिक्स का जो हमारा आखिरी यूनिट है वो है बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो कि इसको भी हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। एनाबॉलिज्म क्या होता है और एम्फीबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। पहले हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म टोटल सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस है। जो भी लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज या बायोसिंथेसिस, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेटाबॉलिज्म इज द टोटल सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस इन एन organism is the total set of is the total set of life sustaining chemical reactions in an organism। ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग प्रोसेसेस ऑफ एनर्जी रिलीज और बायोसेंसेस। ठीक है, एनर्जी रिलीज और बायोसेंसेस, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी जो भी लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज या आप बायोसेंसेस कह सकते हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। जो भी, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म में होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इतना सा इसको याद रखना है। अब मेटाबॉलिज्म की टाइप्स है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की तीन तरह की टाइप्स है। ठीक है, तीन तरह की टाइप्स है। एक है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक है, दूसरा है एनाबॉलिज्म और तीसरा है एम्फीबॉलिज्म। ये तीनों के तीनों इतने आसान याद रखने हैं, बहुत ज्यादा आसान। एक तो आसान, एक तो बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना सिंपलर वंस में। ठीक है, और रिलीज होना एनर्जी। हम लिखेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होना। ठीक है, बी डी लिखता हूँ मैं। उनका ब्रेक डाउन होना सिंपलर वंस में। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होना, इसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं उनका ब्रेक डाउन होना सिंपलर वंस में और एनर्जी रिलीज होना। एग्जांपल्स देखो, ग्लाइकोलिसिस है और बीटा ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस और बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का होगा हुआ जो इसका उल्टा सोचो। ठीक है, वहां पे क्या कर रहे थे हम, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहे थे। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। एनाबॉलिज्म में हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे कैसे, सिंपलर वन से। ठीक है, सिंपलर वंस को एक दूसरे से जोड़ेंगे, ऐसे आप बता सकते हो, और हम एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, बिल्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद सिंपलर वंस। और इधर हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए, वहां पे एनर्जी मतलब देता है हमें। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में हमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी मिलती है। एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी को देना पड़ता है, एनर्जी को देना पड़ता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना पाए। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बिल्ड्स complex molecules from simpler ones, from simpler ones। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्स एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है, ऐसी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है। अब जो हमारे पास तीसरा एम्फीबॉलिज्म, एम्फीबॉलिज्म हुआ जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो। ठीक है,
यानी दोनों के दोनों है, एनाबॉलिज्म भी कैटाबॉलिज्म भी। हम क्या लिखेंगे, पाथवेज दैट एक्ट बोथ कैटाबॉलिकली और एनाबॉलिकली, पाथवेज दैट एक्ट बोथ कैटाबॉलिकली और एनाबॉलिकली। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्ट्रिक एसिड साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल जो हमारे पास है, इसका एग्जांपल वो है स्ट्रिक एसिड साइकिल। इतना है समझ, कितना आसान याद रखना है, बहुत ज़्यादा आसान। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब जो स्मॉलर वंस होते हैं, ठीक है, उनका जुड़ जाना, ठीक है, ताकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, कैटाबॉलिज्म एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है। एम्फीबॉलिज्म में जब दोनों दोनों हो जाए एक ही रिएक्शन में, उस टाइम क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिज्म। अब हम देखेंगे एम्फीबॉलिज्म पाथवे एग्जाम्पल। एम्फीबॉलिज्म पाथवे एग्जाम्पल, ठीक है। एम्फीबॉलिज्म पाथवे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया स्ट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब स्ट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, दो स्टेप्स, ठीक है, दो स्टेप्स। जब ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, वो कैटाबॉलिक वाली होती है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है, वो कौन से टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिक, ठीक है। वो कौन सा होता है, कैटाबॉलिक, ठीक है। और जब ये इंटरमीडिएट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए, वहां पे कौन सा होता है, एनाबॉलिक। वहां पे कौन सा होता है, एनाबॉलिक। प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट्स फॉर अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज सिंथेसिस। ये कौन सा मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिक, ठीक है। स्ट्रिक एसिड साइकिल, एक स्टेप इसमें होता है जब एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन हो, वो कैटाबॉलिज्म होता है। और जब ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है अमाइनो एसिड और ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए, वो होता है एनाबॉलिक, ठीक है, यानी एनाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम किस पे आते हैं, हम टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसकी मेजर टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने लिखा है, मेजर टाइप्स इसकी कौन कौन सी है, साफ लिखने की कोशिश करते हैं। मेजर टाइप्स इसकी कौन कौन सी है। एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर, आइसोमेराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन और डिकॉर्बोक्सिलेशन, ठीक है, तो छह है। एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स। दूसरा है हमारे पास ग्रुप ट्रांसफर, यानी जैसे एग्जांपल है फॉस्फोराइलेशन। ऐसी हमारे पास आइसोमेराइजेशन है। आइसोमेराइजेशन का पता है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। ऐसे ही हमारे पास एक और है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ वाटर, ब्रेकिंग बॉन्ड्स विद वाटर, ब्रेकिंग बॉन्ड्स विद वाटर। ऐसे ही हमारे पास एक और है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना, कंडेंसेशन यानी ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स। और लास्ट है हमारे पास डिकॉर्बोक्सिलेशन, डिकॉर्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बायोलॉजिकल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कौन से एग्जांपल्स देखते हैं, बायोलॉजिकल एग्जांपल्स। पहले देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल है NAD पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें क्या देता है ये NaDH, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, आइसोमेराइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अभी हम रिडॉक्स के बारे में समझेंगे। पढ़ा तो होगा 12th में, ठीक है। लॉस ऑफ ग्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाना, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये भी कह सकते हो ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक हाइड्रोजन, ठीक है। NAD पॉजिटिव से क्या बनता है NADH, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन में होता है जो हमारे पास ग्लूकोज और ATP जब मिलता है, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज और ATP मिलता है, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, आइसोमेराइजेशन मैंने क्या बताया था, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसी लास्ट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक करना बॉन्ड्स को विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो जो ATP होता है, अगर ये पानी से मिल जाए तो ये क्या बनाता है, ADP प्लस फॉस्फेट। क्या बनाता है, ADP प्लस फॉस्फेट। इतना हुआ। अब हम आते हैं एक और टॉपिक पे, ठीक है, तीसरे वाले टॉपिक पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स पोटेंशियल। एक सेकंड रुके आप। अब किस पे आएंगे हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और हम पढ़ेंगे हम रिडॉक्स पोटेंशियल। अभी मैंने बताया आपने, अभी मैंने आपको बताया जो हमने पीछे एग्जांपल लिखी, NAD पॉजिटिव पल्स हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, हमें क्या मिलता है, NADH, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना अभी पीछे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, या आपके या हम कभी कभी कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी को हम मिला के कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो हम क्या लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स, redox reaction involves the transfer of electrons, the transfer of electrons from one molecule to another, from one molecule to another। अब देखो, जो मैं लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा था, ये इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारा ही लिखते हैं। और हमारे पास जो रिडॉक्स है, उसका मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आए रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब, जिनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। अब देखो रिडॉक्स पोटेंशियल किसे कहते हैं, इस वाली टर्म को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। वो चीजें तो हर किसी को पता होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल याद रखो, ई नॉट से हम इसे डिनोट करते हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल वो टेंडेंसी है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, रिडॉक्स टेंडेंशन, ओ सॉरी, टेंडेंशन में कह रहा है, ये क्या कह रहा हूँ मैं, रिडॉक्स पोटेंशियल एक मॉलिक्यूल की वो टेंडेंसी है, ठीक है ना।
ये हमें मेजर करके बताता है एक मॉलिक्यूल की कितनी टेंडेंसी है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की कितनी टेंडेंसी है वो गेन या लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को, गेन या लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। यानी रिडॉक्स पोटेंशियल हमें क्या मेजर किसका देता है, एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स टेंडेंसी, इज द मेजर ऑफ molecules tendency to gain or lose electrons, ठीक है, to gain or lose electrons, ठीक है, is the measure of molecules tendency to gain or lose electrons। इसे हम क्या कहते हैं, redox potential। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, measured in volts, measured in volts यानी V, ठीक है। और इसके साथ साथ molecules with more negative redox potential, molecules with मोर नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल ई नॉट, ठीक है, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होते हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, ठीक है, यानी ई नॉट होगा, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, more positive redox potential, more positive redox potential का मतलब है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो, हमारे पास NAD पॉजिटिव और NADH है, ठीक है, इनका कितना होता है, -0.32 वोल्ट। और ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीजन है, वाटर है, इनका होता है पल्स 0.82 वोल्ट। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ETC में, ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर। तो याद रखना रिडॉक्स पोटेंशियल किसे कहते हैं। और जिनके पास ज़्यादा नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और जिनके पास ज़्यादा पॉजिटिव ई नॉट होगा यानी रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी किया हमने खत्म। अब आते हैं हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस पे। किस पे आते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो एक रिएक्शन है जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन is the removal of hydrogen atoms from a molecule। hydrogen atoms यानी protons plus electrons from a molecule often during oxidation, ऑक्सीडेशन के समय, ठीक है, often during डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम का होना फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व्स कोएंजाइम्स, कोएंजाइम जैसे NAD पॉजिटिव, FAD, ठीक है, एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। यूजुअली इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं, कोएंजाइम्स जैसे NAD पॉजिटिव और FAD, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। अब एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल है लैक्टेट का पायरुवेट में होना कन्वर्ट, लैक्टेट का पायरुवेट में होना कन्वर्ट। इसमें एंजाइम कौन सा लगता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और इसमें को एंजाइम कौन सा है? NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव से क्या बनता है? NADH किया ना इसने एक्सेप्ट, कौन किया एक्सेप्ट? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट से पायरुवेट जो होता है, इसे हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। पहले हम देखते हैं कितना हुआ हमारा, ये किधर गया, इधर। एक सेकंड रुक जाए आप। 21 मिनट्स, ठीक है, अभी अभी कम ही हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसे हम लिखते हैं। अब जो हमारे पास लैक्टेट है, ठीक है, लैक्टेट और NAD पॉजिटिव, ये किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। और हमें क्या मिलता है? NADH, ठीक है, और एक H पॉजिटिव। NADH रिड्यूस किस में होता है? NADH में। और लैक्टेट किस में रिड्यूस होता है? पायरुवेट में। लैक्टेट की रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है? पायरुवेट। और इस रिएक्शन के दौरान जो लैक्टेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है एंड या प्रोटॉन, जो कौन एक्सेप्ट करते हैं? NAD पॉजिटिव, ठीक है। और ये इसे कन्वर्ट किस में करते हैं? NADH में। तो ऐसे होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। और लैक्टेट किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। और NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होता है? NADH में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये प्रोड्यूस क्या करता है? रिड्यूस्ड एंजाइम्स को प्रोड्यूस 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 रिड्यूस्ड को एंजाइम्स को, जैसे NADH, FADH2, FADH2। और इसके साथ साथ ये फीड करते हैं, ठीक है, दीज और ये जो होते हैं, ये किस में फीड करते हैं? इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू जनरेट ATP। दीज फीड इनटू these feed into ETC to generate ATP। और ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। कौन सा? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इस पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिच compounds are molecules whose hydrolysis release large amounts of free energy, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स किसे हम कहते हैं? वो एनर्जी रिच कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल्स होता है जिनका हाइड्रोलिसिस रिलीज करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज। अब हमारे पास जैसे एटीपी का एक एटीपी कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, ये यानी फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट, नॉट इसीलिए क्योंकि डेल्टा जी तो गिव्स फ्री एनर्जी है, तो इसीलिए डेल्टा जी नॉट यानी फ्री एनर्जी। कौन सी? एनर्जी रिच कंपाउंड से जो हमें फ्री एनर्जी मिलती है उसको हम क्या इसका इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा जी नॉट से, ठीक है। किलो कैलोरी पर मोल। तो एटीपी का कितना होता है? -7.3। -7.3 कितना हुआ? मीडियम हुआ ना, मीडियम एनर्जी। तो कितनी एनर्जी देती है? मीडियम एनर्जी की क्लास में आता है।
और फिर ऐसे ही हमारे पास फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ठीक है, यानी पीईपी, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट बहुत ज़्यादा होता है, -14.8, ठीक है, -14.8 किलो कैलोरी पर मोल, यानी हाई एनर्जी, ठीक है, हाई क्लास में आता है। ऐसे ही हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट का भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन पीईपी से कम होता है, -10.8, सॉरी -10.3, ये भी हाई ही होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, ठीक है, इसका कम होता है, -3.4, यानी लो एनर्जी में आता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज, एटीपी, ठीक है, इसका -7.3 डेल्टा जी नॉट होता है, ये मीडियम एनर्जी वाले क्लास में आता है। ऐसे ही फॉस्फोएनॉल पायरुवेट -14.8 हाई होता है, ठीक है। क्रिएटिन फॉस्फेट कितना देता है, -10.3। इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कितनी एनर्जी हमारे कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इतना आया समझ? अब एनर्जी रिच बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एनर्जी रिच बॉन्ड्स, ब्रेक डाउन किन का होता है, ब्रेक डाउन तो बॉन्ड्स का ही होता है ना। अब जो एटीपी में बॉन्ड होता है, जो एटीपी पे एटीपी में बॉन्ड होता है, ये क्या, ये तो वो बन रहा है कुछ, एटीपी, एटीपी, हाँ, जो एटीपी में बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसे, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ऐसी जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है, उसे हम कहते हैं थियोएस्टर बॉन्ड, थियोएस्टर बॉन्ड। ऐसी जो हमारे पास पीईपी में होता है, यानी फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में होता है, उसे हम कहते हैं फॉस्फोएनॉल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स के टाइप्स है, एटीपी में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, एसिटाइल कोएंजाइम में थियोएस्टर बॉन्ड, और पीईपी में कौन सा होता है, फॉस्फोएनॉल बॉन्ड्स। हुआ ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल, ठीक है। फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल किसे हम कहते हैं, ये वो टेंडेंसी है एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की, ठीक है, वो टेंडेंसी है एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की, ये ट्रांसफर करता है अपने फॉस्फेट ग्रुप को टू अनदर मॉलिक्यूल, टू ट्रांसफर इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर मॉलिक्यूल। तो क्या लिखेंगे हम, इज द टेंडेंसी ऑफ अ फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, इज द tendency of a phosphorylated compound, phosphorylated compound to transfer its phosphate, to transfer its phosphate from, to transfer its phosphate group from to another molecule, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं from one molecule to another, या सीधा phosphate group to another molecule। तो फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल कैसे याद है, एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की वो टेंडेंसी, ठीक है, ये क्या करता है, टू ट्रांसफर, ठीक है, तो ट्रांसफर अपना फॉस्फेट ग्रुप टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो टेंडेंसी एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की, ये ट्रांसफर क्या करता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप करता है अनदर मॉलिक्यूल पे। ये कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर्ड बाय द फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलिसिस, मेजर्ड बाय द फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलिसिस, यानी डेल्टा जी नॉट, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, डेल्टा जी नॉट, क्या पढ़ा हमने पीछे, एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड जो वो कैसे हम डिनोट करते थे, डेल्टा जी नॉट, मतलब हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होना एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, ठीक है, ताकि वो फ्री एनर्जी को रिलीज करे, उस एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा जी नॉट से। यही यहाँ पे यही लिखा है, मेजर्ड बाय द फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलिसिस, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, डेल्टा जी नॉट। ये कैसे मेजर हम करते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हायर पोटेंशियल होगा, the more negative, the more negative higher the potential, यानी डेल्टा जी नॉट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। अब देखो, अब इसकी एग्जांपल्स देखो, पहला है हमारे पास पीईपी, अभी याद रखा, इसका सबसे ज्यादा होता है 14.8, याद रखो, ठीक है। तो ये किस में आता है, इसका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करता है ग्लूकोज में, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लूकोज। फिर हमने पढ़ा क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है, लेकिन उससे पहले आता है 1,3-बीपीजी,
ठीक है। बिसफॉस्फोग्लाइसरेट इसका कितना होता है -11.8, कितना होता है -11.8। ये क्या करता है, एनर्जी डोनर टू एटीपी। ये इसके क्या है, रोल इन मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये क्या है, रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमने अभी पढ़ा, हमने जो पीछे पढ़ा क्रिएटिन फॉस्फेट, बताओ जरा कितना होता है, -10.38 नहीं होता है। ये क्या करता है, मसल एनर्जी बफर, मसल एनर्जी बफर। क्रिएटिन फॉस्फेट के नाम से तो जिम का कुछ याद आया होगा आप लोगों को, है ना, खाते हो। फिर हमारे पास एटीपी, एटीपी यानी -7.3, ये एनर्जी करेंसी है, हर किसी को पता है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी, जो हमें अभी पढ़ना है। फिर ऐसे ही हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका सबसे कम ही होता है -3.3। ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, मेटाबॉलिक, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है पोटेंशियल का, पीईपी सबसे ज्यादा, फिर 13 बीपीजी, फिर क्रिएटिन फॉस्फेट, फिर एटीपी, फिर ग्लूकोज। फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल कैसे कहते हैं, ये वो टेंडेंसी है एक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड की, ये ट्रांसफर करता है अपने फॉस्फेट ग्रुप को दूसरे अनदर मॉलिक्यूल पे, ठीक है। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइल ट्रांसफर पोटेंशियल। अब इसकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। पहली बात, ये प्रोसीड करता है यानी ड्राइवर्स, जो हमारे पास अनफेवरेबल रिएक्शंस होती है उनको फॉरवर्ड करता है, ड्राइवर्स अनफेवरेबल रिएक्शंस फॉरवर्ड, ड्राइवर्स अनफेवरेबल यानी इंडरगोनिक रिएक्शंस फॉरवर्ड। सेंट्रल टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेंट्रल टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और क्या है, सेंट्रल टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसके साथ साथ एक्सप्लेन करता है हाउ एटीपी सिंथेसिस इज पॉसिबल, explains how ATP synthesis is possible। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो जो हमारे पास अनफेवरेबल रिएक्शंस को ड्राइव करता है, ठीक है, ड्राइव्स अनफेवरेबल रिएक्शंस फॉरवर्ड। और इसके साथ साथ सेंट्रल है किसका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, सेंट्रल टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक्सप्लेन करता है हाउ एटीपी सिंथेसिस पॉसिबल, एटीपी सिंथेसिस कैसे पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद हम कपलर्ड रिएक्शंस पे आते हैं। इसके पहले वाले यूनिट में भी हमने कपलर्ड रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, जब मैंने बताया था एक्सर्गोनिक रिएक्शंस को जब हम इंटरगोनिक रिएक्शन से कपल करते हैं, यानी इंटरगोनिक को एक्सर्गोनिक से कपल करते हैं, यानी एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो वहां पे क्या होता है, जो इंटरगोनिक रिएक्शंस होती है वो प्रेसीड होती है, जब इंटरगोनिक को एक्सर्गोनिक से कपल करते एक दूसरे से मिलाते हैं, तो वहां पे एक्सर्गोनिक की जो एनर्जी होती है वो इंटरगोनिक को प्रेसीड कराती है। तो यही पे हम लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ गया कपलर्ड रिएक्शंस, हाँ, जो हमारे पास कपलर्ड रिएक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, कपलिंग इज द प्रोसेस वायर एन एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन, एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन कौन सी हमारे पास होती है, एक्सर्गोनिक, इज लिंक्ड विद एन एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन यानी इंटरगोनिक के साथ। तो क्या लिखेंगे हम, कपलिंग इज द प्रोसेस, कपलिंग इज द प्रोसेस वायर एन एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन, एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन कौन सी हमारे पास, एक्सर्गोनिक, भूल मत जाना, इज लिंक्ड with the energy requiring reaction, energy requiring रिएक्शन, यानी जो हमारे पास कौन सी है, इंडरगोनिक,
इंडरगोनिक। इसे हम कहते हैं कपल्ड रिएक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं? कपल्ड रिएक्शंस। ये कैसे काम करती है? हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करती है? जो हमारे पास अनफेवरेबल रिएक्शंस होती है, बताओ अनफेवरेबल रिएक्शंस का डेल्टा जी क्या होता है? अनफेवरेबल, ही स्पेलिंग अनफेवरेबल रिएक्शन जो हमारे पास है जिनका डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, हाँ, जिनका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है, आर मेड पॉसिबल बाय, आर मेड पॉसिबल बाय, ये मैंने बाय क्यों लिखा पहले? आर मेड पॉसिबल बाय कपलिंग विद फेवरेबल वंस। एक्सर्गोनिक के क्या होता है? डेल्टा जी लेस देन जीरो, लाइक एटीपी हाइड्रोलिसिस, जो पिछले वाले यूनिट में भी मैंने आपको बताया था। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे पास ग्लूकोज और फॉस्फेट जब मिलता है तो ये क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, जिनका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, नजर आ रहा है आपको? एनर्जी की जरूरत पड़ी तो डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब जो ऐसी हमारे पास एटीपी जो होता है ये एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमें एनर्जी मिली तो डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। अब जब हम इनको मिलाएंगे, ग्लूकोज प्लस एटीपी गिव्स अस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और क्या मिलता है हमें? एडीपी। यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट इसके साथ, ठीक है, एटीपी का एक फॉस्फेट इसके साथ मिला तो क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यही जो यहाँ पे बचा वो भी मिला, ठीक है, यानी दोनों की दोनों चीजें मिली। ये जो यहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत थी वो इसको इधर ही मिली, ठीक है, वो इसको मिली ना, किससे मिली? एक्सर्गोनिक रिएक्शन से, एक्सर्गोनिक रिएक्शन से मिली। और जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना, यहाँ पे एनर्जी का इनपुट हमें देना था, फॉस्फेट अलग से देना था, लेकिन यहाँ पे हमने कपल किया रिएक्शंस को। ये हमारे पास इंडरगोनिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये हमारे पास इंडरगोनिक है और ये हमारे पास एक्सर्गोनिक है, ठीक है। इनको जब मिलाया हमने तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडरगोनिक को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, वो इसको एटीपी ने दी, और ये क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। हमें अलग से एनर्जी इसको नहीं देनी पड़ी, इसको एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो है उसी ने इंडरगोनिक रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड की, और जो हमारे पास रिजल्ट आने वाला था, यानी जो प्रोडक्ट मिलने वाला था वो हमें मिल गया, ठीक है। आया समझ? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जो हमारे पास बायोसेंसेस, ठीक है, यानी बायोसेंसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनको कराता है, ठीक है, ड्राइवर्स बायोसेंसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसे ही इंश्योर्स एनर्जी इकोनॉमी इन लिविंग सेल्स। इंश्योर क्या करता है? एनर्जी इकोनॉमी इन लिविंग सेल्स। इंश्योर्स एनर्जी इकोनॉमी, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? इंश्योर्स एनर्जी इकोनॉमी इन लिविंग सेल्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे एटीपी एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। थोड़ा सा हमने कल भी पढ़ा था, यानी पिछले वाले यूनिट में भी पढ़ा था। अब हमारे पास एटीपी प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एटीपी क्या है? प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल। एटीपी इज द प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें एटीपी प्राइमरी एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एटीपी का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, तीन चीजें होती है इसमें। एक होता है हमारे पास एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या है? बेस। और होता है हमारे पास शुगर, यानी राइबोस। और होते हैं थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स, थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स, अल्फा,
बीटा और गामा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एडेनोसिन, राइबोस और होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अब जो हमारे पास अभी मैंने बताया एटीपी में कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें एक हाई एनर्जी फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, ठीक है, बिटवीन फॉस्फेट्स, हाई एनर्जी फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, एनहाइड्राइड, 2 बार मैंने लिखा एनी, एनहाइड्राइड बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट्स, ठीक है। अब एटीपी क्यों एनर्जी रिच है, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होता है टर्मिनल एटीपी का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब होता है टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड का, तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करता है, अप्रोक्सीमेट करता है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। जब किसका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस approximately 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, किलो, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या बनाता है, एटीपी, ओ सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, एडीपी पल्स फॉस्फेट, ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या एएमपी पल्स इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, पीपीआई, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी फंक्शंस देखो, एटीपी की क्या फंक्शंस है, पहली जो भी हमारे पास बायोसिंथेटिक रिएक्शंस है उनको कराता है, ड्राइवर्स बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। दूसरा है फ्यूल्स मसल कंट्रैक्शन, फ्यूल्स मसल कंट्रैक्शन। इसके साथ साथ पावर आयन पंप्स, ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज। और इसी के साथ साथ सपोर्ट करता है डीएनए आरएनए सिंथेसिस, सपोर्ट्स डीएनए आरएनए सिंथेसिस, ये क्या है इसकी फंक्शंस। अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे जिसका नाम है एटीपी एडीपी साइकिल, ठीक है। एटीपी एडीपी साइकिल क्या है, जो कंटिन्यूअस कन्वर्जन होता है एटीपी और एडीपी का, उसे हम कहते हैं एटीपी एडीपी साइकिल, जो एक जो एक कंटिन्यूअस कन्वर्जन होता है ऑफ एटीपी एंड एडीपी, उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड द एटीपी एडीपी साइकिल, ठीक है। ये इंश्योर क्या करता है, कांस्टेंट एनर्जी फ्लो इन द सेल, इट इंश्योर्स कांस्टेंट एनर्जी फ्लो इन द सेल, कांस्टेंट एनर्जी फ्लो इन द सेल। अब इसमें साइकिल स्टेप्स, इसमें स्टेप्स क्या क्या होती है, पहले होता है एटीपी का यूज, एटीपी का यूज मतलब एनर्जी रिलीज, एटीपी का यूज यानी एटीपी हमें क्या देता है, एडीपी और देता है एक फॉस्फेट, ठीक है, इन मसल वर्क बायोसेंसेस। और फिर एनर्जी एटीपी यूज, फिर एटीपी रेगुलेशन, सॉरी एटीपी रिजनरेशन, ये रेगुलेशन में कहाँ पहुंचा मैं, यानी एनर्जी का इनपुट। अब हमें एटीपी को बनाना है, यानी एडीपी को हम जब फॉस्फेट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया, वाई रेस्पायरेशन,
तो पहले साइकिल्स क्या है, साइकिल स्टेप्स, एटीपी का यूज होना यानी एनर्जी रिलीज होना, एटीपी, एडीपी और फॉस्फेट और एनर्जी मिलती है, ये कहाँ पे होता है, मसल वर्क में और बायोसेंसेस में, ठीक है। फिर एटीपी का रिजनरेशन होता है यानी एनर्जी इनपुट, हमें एनर्जी इनपुट देंगे तो एटीपी बन जाएगा, यानी एडीपी और फॉस्फेट को हम मिलाते हैं एटीपी बनता है, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, बाई रेस्पायरेशन। अब इसकी की प्रोसेसेस क्या है, एक तो है सबस्ट्रेट की प्रोसेसेस इन्वॉल्व, एक तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में, इन ग्लाइकोलिसिस। ऐसे ही हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे, फोटोफॉस्फो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। ये की स्टेप्स है, ठीक है, की प्रोसेस इन्वॉल्व है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो हमारे पास लास्ट के दो टॉपिक्स बचे, एक है कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, और एक और बचा है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, मेथड्स यूज्ड टू स्टडी मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है, ये वो प्रोसेस है, ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को from molecules to oxygen, often involving hydrogen removal, is the process of transferring, is the process of transferring electrons from molecules, जैसे ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन, often involving removal of hydrogen, often involving हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज टू ऑक्सीजन, ऑफन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन का रिमूवल, कैरीड आउट बाय कौन कराता है इसे, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, और ऐसे ही हमारे पास साइटोक्रोम्स, ये इस रिएक्शन को कराते हैं। अब पाथवे का एग्जांपल देखो, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन, C6H12O6, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिलता है वाटर, और मिलता है एटीपी। ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज टू ऑक्सीजन, ऑफन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन का रिमूवल होना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। कितने मिनट्स का हुआ, 49 मिनट्स। इसका पाथ एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक सेकंड पानी पी लो।
सारा पानी गिर गया। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? एटीपी सिंथेसिस जो होती है, ठीक है, उसे कराता है वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्राइवर्स एटीपी सिंथेसिस वाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स NADH और FADH2 एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और इसके साथ साथ एसेंशियल होता है फॉर सेल सर्वाइवल और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है उसे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स हमने पढ़ने जिनसे क्या होता है, जिनसे हम स्टडी करते हैं मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है हमारे पास आइसोटोपिक ट्रेसिंग। पहला क्या है हमारे पास? आइसोटोपिक ट्रेसिंग। आइसोटोपिक ट्रेसिंग में यहाँ पे हम करते हैं रेडियो एक्टिव, यहाँ जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, ये मैं साफ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ जो हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं जैसे C14, ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रैक मेटाबॉलिक पाथवेज को, ठीक है, MP लिखता हूँ मैं, और इंटरमीडिएट्स को, इनको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, किससे? आइसोटोपिक ट्रेसिंग में। फिर दूसरा है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, यहाँ पे हम करते हैं सेपरेट और एनालाइज करते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, सेपरेट और एनालाइज करते हैं हम मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करते हैं हम, किसको आइडेंटिफाई करते हैं? अमाइनो एसिड्स को, लिपिड्स को और शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को, लिपिड्स को और शुगर्स को। तीसरा है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है हमारे पास, इसमें हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मास को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मास। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई करता है मेटाबोलाइट्स को इन स्मॉल अमाउंट्स, आइडेंटिफाई करता है मेटाबोलाइट्स को इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। फिर हमारे पास जो चौथा है वो एंजाइम एसेज। कौन? एंजाइम एसेज, ठीक है। ये मेजर क्या करता है? एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंजाइम्स, मेजर करता है एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंजाइम्स। और इसके साथ साथ ये हमें किसमें काम आता है? स्टडी करने में, काइनेटिक्स और इनहिबिशन में, स्टडी करने में, काइनेटिक्स को स्टडी करने में और इनहिबिशन को। फिर जो हमारे पास पांचवा है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम मॉनिटर करते हैं एब्जॉर्बेंस चेंज को ड्यूरिंग रिएक्शन, मॉनिटर करते हैं हम एब्जॉर्बेंस चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। और जो हमारे पास लास्ट है वो है मेटाबोलोमिक्स। इससे हम ग्लोबल एनालिसिस करते हैं मेटाबोलाइट्स का, ठीक है, यूजिंग हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? ग्लोबल एनालिसिस करते हैं मेटाबोलाइट्स का, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ
मेटाबोलाइट्स यूजिंग हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज। ठीक है। ये हमें किस में मदद करता है? डिजीज डायग्नोसिस में, ड्रग एक्शंस में और न्यूट्रिशनल स्टैट्स में। ड्रग एक्शन में, और मैंने क्या बताया, न्यूट्रिशनल स्टैट्स में। और इसके साथ साथ हमारा ये यूनिट एंड हुआ, और तीनों के तीनों यूनिट्स हमने कवर किए एक ही लेक्चर्स में। तो मिलते हैं एक और लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो।